हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोगों ने डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और थोड़ा विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था। अब विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको दो बातें बता दी थी कि विस्कोसिटी क्या होती है और विस्कोसिटी को कौन गवर्न करता है या कौन सा लॉ विस्कोसिटी के लिए होता है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कंप्लीट किया और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के सिग्निफिकेंस से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो कुछ चीजें डिसाइड हुई है उससे हमें यह पता चला है कि कोई फ्लूइड जो है वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, वो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, वो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होगा या टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होगा। ये हमने पढ़ा था। उसी को हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड में कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले आपको दो टाइप की विस्कोसिटी के बारे में बताया गया है। वन इज डायनेमिक विस्कोसिटी और अनदर जो आपका है वो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब आप डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो आपके पेपर में कई बार इनकी यूनिट से रिलेटेड कन्वर्जन या यूनिट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर मैंने आपको जितनी भी वैरायटी ऑफ यूनिट्स हो सकती थी वो आपको बता दी है। क्लियर? तो अब हमको आज जो है वो कंटिन्यू करना है, हमारा विस्कोसिटी को कौन इफेक्ट करता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। देन हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड पर जाएंगे। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उनको कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है आपने जो विस्कोसिटी पढ़ा है, अब विस्कोसिटी में हमारा वही अभी आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का ही आपका पार्ट 2 आया है यहाँ पर। और अब हम देखने वाले हैं वेरिएशंस इन विस्कोसिटी। क्या देखेंगे? वेरिएशंस इन विस्कोसिटी। देखो, सबसे पहले तो ये समझें कि विस्कोसिटी को इफेक्ट कौन करता है और विस्कोसिटी हम किसके लिए पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी मैंने कल आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि हमारे फ्लूइड के लिए डिसाइड की जाती है या हमें फ्लूइड में दी जाती है। ठीक है, सोम में आप विस्कोसिटी नहीं पढ़ते हैं, है ना। सोम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉलिड के लिए जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आपको विस्कोसिटी टर्म यूज नहीं होता है। मतलब मुझे यहाँ पर दो चीजों के लिए विस्कोसिटी चेक करना है। वन इज लिक्विड एंड अदर इज सॉलिड, गैस। लिक्विड एंड गैस के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको लिक्विड की स्टोरी पूरी बताऊंगा, देन गैस की बताऊंगा। चलो समझते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे लिए गैसेस के लिए क्या स्थिति बनने वाली है। तो मैंने कहा कि हम वेरिएशन जो है वो टेम्परेचर के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? टेम्परेचर के साथ। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर विस्कोसिटी का क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने पर विस्कोसिटी का क्या होता है, तो हमें आंसर करना होगा। हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डायनेमिक विस्कोसिटी। सारी बातें हैं लिक्विड के लिए, गैस के लिए, दोनों के लिए पढ़ेंगे और फिर डायनामिक और काइनेमेटिक दोनों विस्कोसिटी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं यहां से कहूं कि लिक्विड के लिए अगर विस्कोसिटी किसी कारण से आती है, अगर आपसे रीजन भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि उसका रीजन क्या है, वो है कोहेसिव फोर्स। लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी जो मेन कॉजिंग फैक्टर जो है वो कौन है? कोहेसिव फोर्स होता है। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, जो आपके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, वो फोर्स इसके लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स। ठीक, अच्छा, अब क्या होगा? आपने क्या किया? आपने जो है आपने क्या किया है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? तो अगर मैं आपको कहूं कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या आपके पास जो लिक्विड है, लिक्विड के मामले में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उसका, ठीक है, तो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स जो होता है, कोहेसिव फोर्स मतलब उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो यहां पर कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जैसे कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स के थ्रू एक बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि हीट के फॉर्म में या टेम्परेचर के फॉर्म में जो एनर्जी दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और वो इजीली फ्लो करने लग जाएगा, उसमें फ्लूइडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है, तो हमारी विस्कोसिटी जो होती है, स्पेशली यहां पर जो बात चल रही है वो डायनामिक विस्कोसिटी की है, तो डायनामिक विस्कोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यहां पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यहां से क्या ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये आपका मेन यहाँ का फंडा है। क्लियर? ये जो आपको मेन पॉइंट दिया है, देखो थ्योरी में तो बहुत सारी चीजें बता दी जाएगी, लेकिन ये जो आपको मैंने शॉर्ट में लिख के दिया है ये आप याद रखें। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, सिंपल सी बात।
यहाँ पर आपको वही पॉइंट लिख के भी दे दिया गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि अभी लिक्विड की बात चल रही है। अच्छा, जब लिक्विड की ही बात चलती है तो सर डायनेमिक बता दिया, आप काइनेमेटिक भी बताइए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी समझते हैं, और किसके लिए, तो हम लिक्विड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अब लिक्विड में क्या होगा इसको समझते हैं। आपके लिए आपको अगर कहा जाए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर ये जो म्यू बाय रो होता है, क्या होता है, म्यू बाय रो, मतलब कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी, या आप कहें कि पर यूनिट आपका जो मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी आप यहां ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये आपकी जो है ये क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्लियर ये। अब क्या होता है, अगर आप इसको स्टडी करते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, तो आप देखेंगे कि डिक्रीज अगर हो रहा है किसमें, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी में, तो यही डिक्रीज करवाएगा, क्योंकि आपका ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल है। और जब आपकी डेंसिटी में डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करवाएगा आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। लेकिन इफेक्टिवली अगर हम देखें तो ज्यादा इफेक्ट, यानी कि इन दोनों में आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी और आपकी डेंसिटी में ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा इफेक्ट किस पे शो होता है, तो वो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी में होता है। इसलिए अगर मैं ओवरऑल यहां पर बात करता हूं, तो मेरी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो अल्टीमेटली क्या होगी, डिक्रीज होगी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो क्या यहां से ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी के साथ साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी जो होगी वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इफेक्ट याद रखेंगे दोनों। ठीक है, दोनों के केस में आप देखेंगे इस आपकी डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दोनों टाइप की विस्कोसिटी लिक्विड के लिए टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। ये सीधा रिलेशन आप यहां से याद रखें। अब सिंपल यहां पर लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीजेस द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। एक इंपॉर्टेंट बात और आती है, उसको भी आप याद रखेंगे यहां से। क्या इंपॉर्टेंट बात है वो ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो मेरा म्यू भी, यानी कि आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर रही है, और आपका न्यू यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर रही है। तो ज्यादा इफेक्ट किसमें दिखाई देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अच्छे से याद रखेंगे इसको, कि अगर आपके पास एक कोई इफेक्ट आता है कि आपसे पूछा जाए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ज्यादा इफेक्ट किसमें दिखाई देगा, डिक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी या डिक्रीज इन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो याद रखना डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो ज्यादा इफेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी में इफेक्ट थोड़ा कम मिलेगा विद टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आपका ये डेंसिटी वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव बना रहा है। तो क्या ये लाइन आपके सामने जो लिखी हुई है ये आप समझ पाए, देखो लाइन में लिखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग इन द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन दैट ऑफ द डिक्रीजिंग द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। समझे बात को, कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तब ये स्थिति दोनों जगह मिलेगी, लेकिन इसमें ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, ज्यादा इफेक्टिव आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी होगी। ज्यादा इफेक्टिव कौन होगी, डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर, ये लाइन मैंने यहां पर मेंशन कर दी और आपको समझा भी दिया है। ठीक है, चलिए अब ये आपका विस्कोसिटी में आपने काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों का वेरिएशन देख लिया। अब हम लोग आते हैं हमारी गैसेस के लिए। किसके लिए, गैसेस के लिए, कि अगर आपने गैस ली है, लिक्विड नहीं है अब आपके पास, अगर आपके पास गैस है तब टेम्परेचर का डायनेमिक विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम गैस की कंडीशन को समझ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहां पे समझने वाली ये है कि अगर गैस होती है, कौन होती है, गैस, तो गैस में विस्कोसिटी आती किसकी वजह से है, किसकी वजह से यहां पर विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी होती है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, या फिर इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है, यहां क्या होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कंटिन्यूअसली आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलिजन देखने को मिलता रहता है। ये एक दूसरे से, क्योंकि ये फ्री होते हैं तो एक दूसरे मूव करने के लिए जब कहीं किसी भी डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो यहाँ पर इनका इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन आपको देखने को मिलता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन देखेंगे तो इसी से इसकी क्या आ जाती है, विस्कोसिटी आ जाती है। ठीक है,
इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने, जो आपने कभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, तो उससे आपके पास एक रिलेशन निकल के आता है कि जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो CRMS कहलाती है। और वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। क्या यहां से मैं कंक्लूड करके इतना कह सकता हूं कि ये जो CRMS है मेरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि बाकी चीजों के लिए देखेंगे तो व्हाट इज 3 कांस्टेंट है, ये R क्या है, ये आपको गैस कांस्टेंट पता है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूलर मास होता है, कोई गैस अगर आपको दी हुई है, मान लीजिए कंटेनर में गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास XYZ जो भी है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा। तो क्या ये वाली क्वांटिटी 3, ये R और ये M तीनों कांस्टेंट है? आप कहेंगे यस ये तीनों कांस्टेंट है, इसलिए जो उनका जो स्पीड, या फिर ये कहें कि जो हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी के साथ। किसके साथ में, टी के साथ। अब सर अगर ऐसा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि मैंने क्या इंक्रीज किया था, टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी CRMS की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों CRMS बढ़ जाता है, अभी आपको बताया, CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। और जब आप बोलेंगे कि जब किसी मॉलिक्यूल, किसी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ गई, मॉलिक्यूल की स्पीड अगर बढ़ गई, इसका मतलब उसमें रेंडमनेस ज्यादा आ जाएगी। ये जो डायग्राम आपको बनाया यहाँ, आपने जो बनाया था उसमें देखा कि अगर मॉलिक्यूल्स मेरे पास रखे हुए हैं और इनके बीच में इनकी जो CRMS यानी कि इनकी स्पीड जो है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है, तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, रेंडमनेस बढ़ जाएगी। और रेंडमनेस जब बढ़ेगी तो ज्यादा विस्कोसिटी होना चाहिए, क्या है ना, रेंडमनेस जब बढ़ेगी तो यहां से मैं ये कह सकता हूं रेंडमनेस बढ़ गई। रेंडमनेस बढ़ेगी तो रेंडमनेस बढ़ने से क्या होता है, रेंडमनेस बढ़ने से सर उसके बीच में जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो वो भी समझते हैं। कोलिजन बढ़ जाने से हमारे मॉलिक्यूल जो, एक सेकेंड यार, ये लीजिए, ठीक है, चलिए कोलिजन बढ़ गया। अब कोलिजन बढ़ गया तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज भी इंक्रीज हो जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज होगा, तो यही मेन कॉज करता है किसको, डायनेमिक विस्कोसिटी को। आपने ये पढ़ा तभी कहा ना कि गैसेस में जो विस्कोसिटी आती है वो इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज या फिर मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से आती है। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि कोलिजन इंक्रीज हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, यहां से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये इंक्रीज होता है तो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली ये तो केवल समझाने के लिए होता है। आपको जो पॉइंट याद रखना है आपके पेपर के हिसाब से या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डायनेमिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रही है फॉर गैसेस। क्लियर है ये बात। टेम्परेचर के साथ में, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में आपका म्यू जो है यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। बस इतनी सी बात। क्लियर, ठीक है। अब समझो, अब हमारे पास है नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी तो होती है, क्या गैसेस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होती है? तो आप कहेंगे यस, इसमें भी हमें समझना है कि क्या होगा। तो देखो, गैसेस के लिए जब आप बात करते हैं कि, सुनना, गैस के लिए जब हम बात करते हैं, अगेन हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होगी वो होगी म्यू बाय रो। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा जो म्यू था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, और रो जो था वो तो आपको पता है डेंसिटी डिक्रीज होती है। जब ऐसा होता है तो आपके म्यू के कारण, म्यू जो है यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी के कारण काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, और यहां पर डेंसिटी जो है ये रेसिप्रोकल होने की वजह से म्यू जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली आपको जो इफेक्ट दिखाई देगा, इसका जो ओवरऑल इफेक्ट दिखाई देगा वो इफेक्ट बहुत बड़ा दिखाई देगा। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं आपको, बताइए। ये क्लियर है यहाँ से? टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कैसे किसी गैस की जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज होती है वो बता दिया। अब काइनेमेटिक की बात है, काइनेमेटिक का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू म्यू बाई रो। तो मैंने कहा यहाँ से आपको कि म्यू इंक्रीज होगा क्योंकि आपने अभी समझाया, और रो जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल इफेक्ट इंक्रीज मिलेगा और इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इफेक्ट इंक्रीज मिलेगा। तो मुझे अल्टीमेटली
इंक्रीज ही मिलेगा। और यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी, यानी कि आपका न्यू जो होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर ये बात? ठीक है, चलिए तो अब आप मुझे बताइए कि आपसे आपके पास दो केसेस हैं। एक केस था लिक्विड के केस में, जहां पर आपने ये कहा था कि लिक्विड जो होता है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कंपेयर टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वहीं पर अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो ज्यादा इफेक्ट किस पर आया, डायनामिक पर आया या काइनेमेटिक पर आया? आप ओवरऑल देखकर समझ सकते हैं कि सर एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ डायनामिक विस्कोसिटी पर तो आ चुका था, ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ आप एक हमारा डेंसिटी की टर्म डिनोमिनेटर में आई जिसकी वजह से इसका इफेक्ट और बढ़ गया। तो अल्टीमेटली आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा, वो क्या होगा कि विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बोथ इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे सुनिए, बट इंक्रीज इन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस is more than that of the increase in the dynamic viscosity of the gas। ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा? गैसेस के लिए अगर आप देखेंगे, गैसेस के लिए अगर आप देखेंगे तो आपकी जो विस्कोसिटी, कोई सी भी विस्कोसिटी होगी तो गैस की विस्कोसिटी क्या होती है? पहली बात तो टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है ना। गैसेस के लिए टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो गैसेस में विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ज्यादा इंक्रीज कौन होगी? हमारे पास दो टाइप की होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और हमारे पास होती है डायनेमिक विस्कोसिटी। दोनों इंक्रीज होती है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज होती है काइनेमेटिक और कम इंक्रीज होती है आपकी डायनेमिक, एक गैस के लिए। यस, काइनेमेटिक में इफेक्ट ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपकी डेंसिटी भी कम हो रही है वहां पर। ठीक है, और अगला अगर हम बात करें कि जो आपकी ये विस्कोसिटी की आप बात कर रहे थे, तो विस्कोसिटी जो है इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि आपकी जो विस्कोसिटी के लिए आप लिखें तो विस्कोसिटी कोई सी भी हो, है ना, हम यहाँ पर केवल लिख देते हैं विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी जो है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? तो ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। किसके लिए? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। क्लियर है ये बात, है ना? और टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। टेम्परेचर किस में लेना? इन केल्विन। ठीक है, ये चीज होती है यहां पर। ओके, तो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे आपकी विस्कोसिटी गैस और लिक्विड की जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है ना। कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ द विस्कोसिटीज ऑफ गैस एंड लिक्विड विद टेम्परेचर। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि लिक्विड जो है, लिक्विड कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, लिक्विड जो है कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, और जो आपका गैसेस का मामला है वो गैस का मामला कुछ ऐसे जा रहा है। ये गैस आपकी ऐसे जा रही है। ये क्या दिखा रहा है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है और लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। वाई एक्सिस पे आपको यहाँ पर विस्कोसिटी शो हो रही होगी। ठीक है ना? अगर ग्राफिकल फॉर्म में पूछा जाए तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो कि अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कहीं। देखो आप लोग, ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में जो टॉपिक बताया जाए उसी से क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सारे टॉपिक सारी एग्जाम में एक ही टॉपिक आए, है ना। कभी इस टॉपिक से आ जाता तो कोई दूसरी एग्जाम देने जाएंगे तो वहां, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मैक्सिमम टाइम अगर आप पेपर देंगे और फिर वहां पर अगर एफएम आ रहा है तो इस टाइप से, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये वही टॉपिक जहां पर आपने न्यूटन का विस्कोसिटी का लॉ जहां पर छोड़ा था कि ये दो टाइप का होता है, वन इज न्यूटोनियन एंड अनदर इज नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन बोलने के पीछे बस इतना सा ही था कि जो जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, which follows the Newton's law of
विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई या डी फाइव बाई डी थीटा बाई डी टी। या फिर इसको आप ऐसा बोल दीजिए कि ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप बोल देंगे डी यू बाई डी वाई। क्लियर? और यहां पर आप स्पेशली एक चीज समझेंगे कि यहां पर पावर जो है वो 1 आएगी, यहां पर भी पावर जो है वो 1 आएगी। लीनियर रिलेशन निकल कर आता है, जिसके बारे में कल हमारी थोड़ी सी बात हुई थी कि सर जब भी हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की तो वहां पर रिलेशन जो है वो पावर 1 का होता है, मतलब लीनियर रिलेशन मिलता है। लेकिन जब नॉन न्यूटोनियन की बात करते हैं तो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, डज नॉट ओबे दी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसको फॉलो नहीं करते। और इसमें भी फिर क्लियरिफिकेशन ये होता है, यस, इसमें भी डिवीजन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, और वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज टाइम डिपेंडेंट एंड अनदर इज टाइम इंडिपेंडेंट। इसको समझेंगे उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, कौन है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये क्या करते हैं? तो ये किसको फॉलो करते हैं? तो आपको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए याद रखना है कि ये पावर लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फॉलोज दी पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी। किसको फॉलो करते हैं? पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी को करते हैं। ठीक है, यस। अगर मैं कहूं कि कैसे, तो एक्चुअल में ये टाउ जो होगा, शेयर स्ट्रेस जो होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है डी यू बाई डी वाई की पावर एन के। इसके एन के। और इसी को हम लोगों ने कल थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए लिखा था। हमने इसको n-1 किया था, फिर इसको अलग किया था, फिर हमने किया था। तो इसको मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर यही आपका क्या होता है? पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, ये पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ना? ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इतना क्लियर है? टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कौन ऐसे होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट है, या टाइम डिपेंडेंट किसे कहते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, तो उसको समझते हैं। बात करें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। किसकी बात करें? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जब बात की जाती है तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन एंड दिस आर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जैसे कि यहां नाम दिखा रहा है टाइम इंडिपेंडेंट। क्या दिखा रहा है? टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट वो होंगे जिनकी विस्कोसिटी है वो किसी भी शियर स्ट्रेस के लिए टाइम पर डिपेंड नहीं करती है ना? लिखा है एज देयर नेम इंप्लाइज टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स हैव a viscosity at a given shear stress that does not vary with time। ये does not vary with time मतलब टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही है। क्लियर? वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम डिपेंडेंट कौन होंगे, तो ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है। जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी वो कहलाएगा टाइम डिपेंडेंट, और जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, डज नॉट वेरी जहां लिखा रहे, वो समझ लेना टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब जब इनकी बात आती है तो फिर हमारे पास एक ग्राफ भी आता है। हमारे पास क्या आता है? एक ग्राफ आता है। उस ग्राफ को करने के पहले मैं आपको कुछ और, एक सेकेंड, अगर मेरे पास होगा तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा आपको। चलिए पहले यही करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है हमारा एक चार्ट या ग्राफ जिसमें हम कहें कि हमने सारे टाइप के जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं उनको यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के पहले मैं आपको इनके टाइप्स बताना चाहूंगा, और ये रहे वो टाइप्स। देखिए, टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में बात करें फ्लूइड के बारे में, और फिर हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट के बारे में। तो टाइम इंडिपेंडेंट, ये पीछे मैंने डेफिनेशन बता दी है, कुछ नाम याद रखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट में। टाइम इंडिपेंडेंट में बिंघम प्लास्टिक आएगा, स्यूडो प्लास्टिक आएगा और डायलेटेंट आएगा। ये आपने नाम थोड़े थोड़े सुने हुए होंगे आपके कॉलेज टाइम से या स्कूल कॉलेज में ही, है ना, क्योंकि स्कूल में एफएम उतना डीप में नहीं पढ़ाते हैं। तो आपका बिंघम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट प्लास्टिक जो होते हैं, दीज आर दी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स जो है वो टोटल 3 है। कितने हैं? 3।
वहीं पर टाइम डिपेंडेंट जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एक थिक्सोट्रॉपिक और एक पढ़ते हैं रियोपेक्टिक। ठीक है, रियोपेक्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक जो दो होंगे ये आपके कौन से होंगे, तो ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं। इनकी जो आपकी शेयर स्ट्रेस होती है वो टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम के साथ में वेरी करती है। लेकिन जो हमारे टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं जैसे कि बिंघम प्लास्टिक होता है, स्यूडो प्लास्टिक होता है, डायलेटेंट होता है, ये टाइम के साथ में वेरी नहीं करते, मतलब इनकी डेंसिटी, इनकी विस्कोसिटी वेरी नहीं करती, डेंसिटी नहीं विस्कोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करती, राइट। चलिए अब इनको थोड़ा समझें कि ये कैसे हैं क्या है। तो आइए आपके पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ आप देखेंगे, आपको इस ग्राफ से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इस ग्राफ से आपको बहुत कुछ आउटकम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जितना यहाँ पर आपके कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। ये ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको तीन टाइप के यहाँ पर जो है बताता हूं फ्लूइड्स के बारे में। वन इज, यहां पर आपको दिख रहा है स्यूडोप्लास्टिक, यहां पर आपको न्यूटोनियन फ्लूइड दिख रहा है, और यहां पर डायलेटेंट दिख रहा है। अगर इनको मैं आपको अलग तरीके से बनाकर बताऊं भी, अलग तरीके से बनाकर बताऊं भी, या हम इसको बनाते तो हम कैसे बनाते, आपने जो पढ़ा है उसको इम्प्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ और यहां बनाते जाओ। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि सर न्यूटन्स लॉ जो है जिसको फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ को जो फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ को जो फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए टाउ जो होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो टाउ होता है हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाय dy। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यहां पावर भी कितनी लगा दीजिए 1, यहां पे भी पावर 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब सर इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपको दो टाइप के और दिख रहे हैं, तो ये ग्राफ आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखना कभी भी आपको ना ये ग्राफ इस तरीके से भी मिल सकते हैं, ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये कौन से हैं, तो अब आपके लिए इस ग्राफ में और यहां जो लिखा हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहां पर जो आएगा वो डायलेटेंट आएगा, क्या आएगा, डायलेटेंट। ठीक है, कौन सा फ्लूइड आ जाएगा, डायलेटेंट फ्लूइड आ जाएगा। और यहां पर कौन सा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका स्यूडोप्लास्टिक। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, स्यूडोप्लास्टिक। ठीक है, तो ये कौन हो गया, ये न्यूटोनियन हो गया। न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, क्लियर। उसी तरीके से अगर हम अब क्या कहते हैं कि मान लीजिए पहले से मतलब कि आपने जो फ्लूइड को फ्लो नहीं करवाया, अभी तक फ्लूइड फ्लो नहीं हुआ, आपने उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन देखा नहीं, उसके पहले ही, डिफॉर्मेशन होने के पहले, ध्यान से सुनना, देखो फ्लूइड का, मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड रखा हुआ है, इसको मुझे डिफॉर्म करना है, तो या तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फ्लूइड जो है विदाउट एनी शेयर स्ट्रेस, वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, वो फ्लो करने लग जाता है। तो ऐसे फ्लूइड्स में यहां पर आपके पास नाम आ रहे हैं, जैसे स्यूडोप्लास्टिक हो गया, या हमारी तरफ से डायलेटेंट, न्यूटोनियन और स्यूडोप्लास्टिक। तो यहां पर क्या होता है, आपको कोई भी इनिशियली कोई उसको यील्ड स्ट्रेस नहीं देना पड़ती, कोई स्ट्रेस नहीं देना पड़ती, और वो फ्लो करना शुरू कर देता है। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ अलग प्लास्टिक्स के बारे में, अलग फ्लूइड के बारे में, लाइक बिंघम प्लास्टिक हो गया, थिक्सोट्रॉपिक हो गया, रियोपेक्टिक हो गया, इनमें आपको क्या करना पड़ता है कि ये मटेरियल तभी फ्लो करना स्टार्ट करते हैं जब इनकी आप कम से कम कुछ यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस करें। आप जरा देखिए, ये यहां पर आपको दिख रही है, ये यील्ड स्ट्रेस है, ये क्या है, जो इनिशियली आपको यहां दिखाई दे रही है, इसको यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। और हमारी बुक्स वगैरह में जो इसका नाम लिखा हुआ है वो टाउ वाई के नाम से आता है, और ये आपका टाउ एक्स हो जाता है। यस, जीरो डिफॉर्मेशन पे भी विस्कोसिटी रहेगी इसमें कुछ। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जब मैं सब बात करता हूं शेयर स्ट्रेस की, तो मुझे इनिशियल कुछ शेयर स्ट्रेस देना पड़ेगी, तब तक मुझे इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तुमने यस बिल्कुल सही बोला कि मैं इस पे स्ट्रेस लगाऊंगा लेकिन मुझे स्ट्रेन दिखाई नहीं देगी। ये एक्स एक्सिस आपका स्ट्रेन का है, जिसको आप शेयर स्ट्रेन रेट भी कहते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, कभी आपसे पूछा जाए शेयर स्ट्रेन रेट, शेयर स्ट्रेन रेट, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सेम वर्ड है, कोई अलग अलग चीज
नहीं है। और इसको आप लिखते कैसे हैं, तो आप लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं। तो ये लिखा ना, देखो एंगुलर डिफॉर्मेशन कौन है, डेल थीटा या डी थीटा, और रेट उसका डी टी, तो वही चीज लिखी हुई है। इसी को शेयर स्ट्रेन रेट भी कहते हैं आप, ठीक है। अब आप यहां पर बनाएंगे तो फिर से आपके पास एक बिंघम प्लास्टिक आता है। बिंघम प्लास्टिक में आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, जैसे आपने यहां पर लिखा था, ये पावर फिर से 1 हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर इनिशियल कुछ स्ट्रेस होगी जिसको आप यील्ड स्ट्रेस कह रहे हैं, और फिर से वो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। और अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं आपके सामने, तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा कि बिंघम प्लास्टिक बनाने के पहले कुछ उसमें इनिशियल क्या होगी, स्ट्रेस होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास यहां पर ये कुछ इस प्रकार से भी दिखाई देंगे। इनका हम नाम लिखें तो ये आपके लिए हो गया बिंघम प्लास्टिक, ठीक है, बिंघम प्लास्टिक हो गया। और ये हो गया थिक्सोट्रॉपिक। मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि आपको कभी गलती से ये वाला डायग्राम दिख जाए ना, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये वाला डायग्राम था या ये वाला था, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका रियोपैक्टिक, ठीक है। चलो, तो यहां तक आपकी बात मुझे लग रहा है कि जो डायग्राम बना हुआ है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद तो हम लोग और चीजें जो है वो कर लेंगे, ठीक है। सारी सीक्वेंस वाइज आपको सारी बातें पता हो जाना चाहिए, तभी आप इसको आगे बढ़ के समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब एक इक्वेशन देता हूं मैं आपको, ठीक है, एक बेसिक इक्वेशन देता हूं, जनरल इक्वेशन, ठीक है। 1 सेकेंड। किसकी, विस्कोसिटी की, ठीक है। विस्कोसिटी की एक जनरल इक्वेशन आपके सामने आ रही है। अब क्या है वो जनरल इक्वेशन, तो देखना, वो जनरल इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं, जैसे आपने शियर स्ट्रेस बताया, शियर स्ट्रेस जो है वो अभी तक किसके प्रोपोर्शनल हुआ करती थी, डी थीटा बाई डी टी के प्रोपोर्शनल हुआ करती थी, या शियर स्ट्रेस को आप लिखते थे डी यू बाई डी टी के, सॉरी डी यू बाई डी वाई के प्रोपोर्शनल, ठीक है, यही लिखते थे। लेकिन अब आपका फॉर्मूला यहां से थोड़ा सा बदलेगा, और अब आप जो है क्या लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे कि मेरा टाउ जो है ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो म्यू टाइम्स ऑफ, या म्यू टाइम्स नहीं, अब विस्कोसिटी को ऐसे नहीं लिखेंगे, ए टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई की पावर एन, और फिर साथ में एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कौन है और ये पावर एन क्या है ये भी आपको अभी बताते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट एन जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल में बी ये है। फिर से मैंने एक बार डायग्राम लिया हुआ है, मैं कुछ चीजें ऊपर वाले डायग्राम में बना चुका हूं, कुछ इस वाले में बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा होच पोच ना हो जाए एक ही डायग्राम में, इसलिए अलग अलग दो ले लिए। तो अब इसको आप बोल दीजिए, दो चीजें लिख सकते हैं, या तो आप इसको बोल दीजिए कि ये बी हो गया, या फिर आप इसको बोल दीजिए कि ये टाउ वाई हो गया, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस कह रहे हैं इसको, आप क्या कह रहे हैं, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, ये बात आपके लिए है ना। अच्छा, फिर अब आप देखेंगे यहां पर आपके लिए कि ये जो मैंने जो ग्राफ बनाया था, ये जो ग्राफ बनाया था, इसमें आपको बी और आपको इसमें एन की वैल्यू देखना पड़ेगी, बी और एन की वैल्यू देखना पड़ेगी। क्या मैं यहां से कह सकता हूं, कि अगर यहां से बी देखें तो बी तीनों जगह जो है वो जीरो है, बी तीनों जगह क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि बी जो है वो आपका क्या आता है, वाई एक्सिस पर जो आपकी यील्ड स्ट्रेस है वो आती है, और यहां पर तो स्टार्टिंग में यील्ड स्ट्रेस कोई है ही नहीं, तो तीनों जगह बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन जब डायलेटेंट के केस में देखते हैं तो यहां पर आपको जो एन है कोफिशिएंट वो ग्रेटर देन 1 दिखेगा, क्योंकि स्लोप की पावर देखो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना, ये स्लोप की पावर कैसी दिखाई दे रही, पॉजिटिव, तो ये एन जो है पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो एन है वो एग्जैक्टली जीरो या है, सॉरी, ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आपने कहा कि जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये देखिए यहां 1 बनाया, और यहां पर आपके लिए एन की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ देखेंगे आप, स्लोप डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, स्लोप इसका कैसा दिखाई दे रहा है, डिक्रीजिंग, क्लियर।
उसी तरीके से अगर मैंने यहां पर कभी यहां पर बी ले लिया था, क्या ले लिया था, बी ले लिया था, अगर यहां पर बी ले लिया है तो अब आप कहेंगे कि इन तीनों में बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहां पर भी बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और यहां पर भी बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगेन n की वैल्यू की जब बात करेंगे तो यहां पर n जो है ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर आपका जो n होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा और यहां n जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। यस, y इंटरसेप्ट ले सकते हैं, उसको b कह रहे हैं आप, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप समझ जाइए कि ये आपके लिए क्या है, तो ये आपके लिए b है। आपका प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि आपको ये b कट गया ना, 1 सेकेंड, है ना। ठीक, ग्राफ अल्टीमेटली ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ भी बिल्कुल सेम बना हुआ है, बस आपको नाम याद रखना है कि नीचे से ऊपर जब आप चल रहे हैं तो आपके कौन कौन से ग्राफ जो है वो आते जा रहे हैं। अब ये जो आपने बनाया है अल्टीमेटली, ये जो एक इक्वेशन दी है, ये जनरल इक्वेशन कही, इसको आपने क्या कहा, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं पूरे ग्राफ में बात करूं, इन पूरे ग्राफ में बात करूं, तो एक और चीज आती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो या आपको पढ़ाया गया हो, तो ये जो है ये, अरे यार, ये जो है ये जो ब्लैक कलर से मैंने जानबूझ के बनाया है, दिस इज नोन एज आइडियल सॉलिड। इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड नहीं है ये, इसको कहते हैं आइडियल सॉलिड। इसको क्या कहते हैं, आइडियल सॉलिड कहते हैं। क्यों आइडियल सॉलिड कहते हैं, क्योंकि आइडियल सॉलिड के केस में आप चाहे जितना स्ट्रेस लगाते जाएं, आप स्ट्रेस लगाते जाइए, उसमें रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ तो मिलता ही नहीं है, शेयर स्ट्रेंथ तो आएगा ही नहीं। ठीक, क्लियर। अब जितनी बातें बताई गई है उन सभी का हमें यहां पर डिटेल करना होगा। उसके पहले आपको यहां पर कुछ एक छोटी सी इक्वेशन जो मैंने कल भी करवाई थी वो भी मैं बता देता हूं। एपरेंट क्या होता है वो भी थोड़ी सी यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपको कहा गया कि आप एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, वैसे ही आप इक्वेशन को, अगर मैं पावर लॉ की बात करूं, पावर लॉ की बात करता हूं, है ना, पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो वो हमारा पावर लॉ क्या बन जाता है, वो ये बन जाता है कि आप टाउ जो है, टाउ जो है वो किसी पावर के प्रोपोर्शन में कर दें। किसके प्रोपोर्शनल में कर दें, पावर के प्रोपोर्शनल में। यहां आ गया आपका एक कांस्टेंट के, जिसको मैंने अभी ए भी लिया था, यहां से n-1 करके कल आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाई थी। और ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो आपके न्यूटन्स लॉ के साथ एक्स्ट्रा आ रही है, उसको यहां पर ईटा बोला जाता है। उसको यहां पर क्या बोला जाता है, ईटा। और ईटा का मतलब क्या होता है, ईटा का मतलब होता है एपरेंट विस्कोसिटी। ईटा का मतलब होता है एपरेंट विस्कोसिटी, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आपको सारे प्लास्टिक्स जितने भी आपने अभी पढ़े हैं, डायलेटेंट हो, चाहे आपका स्यूडोप्लास्टिक हो, चाहे आपका बिंघम हो, चाहे आपका थिक्सोट्रॉपिक हो, चाहे आपका रियोपेक्टिक हो, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही मार्क करेंगे, बाकी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो हम मार्क कर लेंगे और बाकी हम लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ते इनको, ठीक है। चलो तो देखो, है हमारा सबसे पहले डायलेटेंट पहले पढ़े, डायलेटेंट पहले पढ़ेंगे क्योंकि नीचे से चले तो डायलेटेंट पहले नंबर पे है। तो डायलेटेंट की बात करेंगे, डायलेटेंट फ्लूइड्स कौन से होते हैं, तो एक ऐसा फ्लूइड जिनके अंदर शियर थिकनिंग हो, क्या हो, शियर थिकनिंग हो। ये क्या होगा थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। शियर थिकनिंग होने के कारण इनको हम शियर थिकनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। जिनके अंदर शियर थिकनिंग होती है उनको शियर थिकनिंग फ्लूइड कहा जाता है। इनमें क्या होता है कि इनकी विस्कोसिटी जो है, जैसे जैसे शेयर रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ेगी, वैसे वैसे शेयर रेट के साथ में, शेयर रेट के साथ में इनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने जो ग्राफ लिए हैं, ध्यान से सुने, हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है ना, उस ग्राफ को हमने कैसे बनाया है, यहां पर आपने देखा कि ये आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो एक्चुअल में ये आपके du बाई dy, या ये कहीं dv बाई dy लिखा, कोई दिक्कत नहीं। du बाई dy क्या है, स्ट्रेन रेट है। ये स्ट्रेन रेट के साथ में यहाँ पर आपको ग्राफ शो हो रहे हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसा मटेरियल जो क्या कर सकता है कि जिसके
विस्कोसिटी की वैल्यू हाई होगी अगर शियर स्ट्रेस हाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि डाइलेटेंट जो फ्लूइड होते हैं उनमें ग्राफ कैसा शो होता है, तो ग्राफ शो होता है कुछ इस तरीके से। ये है डाइलेटेंट का, ये किसका है, डाइलेटेंट है, ठीक है। यहां अगर मैं कहूं अपनी लैंग्वेज में जो हमने कंसीडर किया है तो ये डी यू बाय डी वाई है, ये कौन है, डी यू बाय डी वाई, और यहां कौन है, तो यहां आपका टाउ वाई है, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए b की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है एंड n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये पॉइंट याद रखेंगे, अगर वो इक्वेशन वही बनी हुई है आपके सामने तो आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल में आप याद रखना, इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा आपका मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड वाटर, स्टार्च एंड वाटर, शुगर एंड वाटर भी ले सकते हैं, शुगर एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, क्विकसैंड जो होता है वो भी किसका एग्जांपल है, तो वो आपके डायलेटेंट का है। स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, स्लोप बढ़ता जा रहा है डायलेटेंट का, तो वही आपका जैसे जैसे आपकी शेयर स्ट्रेस बढ़ेगी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। यहां पर आप कहेंगे कि शेयर स्ट्रेस जो है वो आपकी शेयर रेट के साथ में, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि आप इधर बढ़ेंगे तो ये भी आपका बढ़ेगा। विस्कोसिटी जो प्रोपोर्शनल होती है वो किसके होती है, तो विस्कोसिटी ठीक है। अच्छा बताइए ये टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है या टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है, बताइए ये टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है। एक बार आप इसको जरूर याद रखें, ये जो आपको बताया गया ना कि कौन से टाइम डिपेंडेंट होते, कहां गया यार, ये टाइम इंडिपेंडेंट में नाम देखें जरा, टाइम इंडिपेंडेंट में आपको बिंघम प्लास्टिक दिखाई देगा, टाइम डिपेंडेंट में आपको स्यूडो प्लास्टिक दिखाई देगा, टाइम डिपेंडेंट में आपको इंडिपेंडेंट में आपको डायलेटेंट दिखेगा, तो डायलेटेंट इंडिपेंडेंट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मतलब ध्यान रख रहे हो है ना। अगला हमारा आ रहा है अगेन स्यूडो प्लास्टिक के लिए आप बात करेंगे कि ये भी कैसा होता है, तो ये भी आपका टाइम इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन है, सभी जानते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ठीक है। इसको स्यूडो प्लास्टिक बोला जाता है। ये क्या करता है, शेयर थिनिंग करता है, ये थिनिंग बिहेवियर शो करता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, घटेगी, जब हमारा शेयर स्ट्रेन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उल्टा मामला है यहां पर, क्यों, क्योंकि आपने स्लोप जो देखा वो स्लोप इसका n इज लेस देन 1 आ रहा था, b क्या था, b 0 के बराबर था और n जो था वो लेस देन 1 था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपका शेयर स्ट्रेन रेट जो है, कौन चीज, शेयर स्ट्रेन रेट जो है, हाँ आप लोगों ने ये रील्स वगैरह में बहुत देखा होगा आदित्य, है ना, एक फ्लूइड होता है उसको अगर आप पंच करते हैं तो वो हार्ड बिहेवियर शो करता है या वो हार्ड हो जाता है, और अगर आप स्लोली उसमें आपका हैंड डिप करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे तो वो डिप हो जाता है, तो डायलेटेंट टाइप की स्थिति, यस यस। चलिए तो अब हम बात करें यहां पर हमारे स्यूडोप्लास्टिक में, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो आपका डिक्रीजिंग है, इसलिए इसमें कहा गया है कि विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है, विस्कोसिटी जो है वो घटती जाती है अगर मेरा शेयर स्ट्रेन रेट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये बात आप यहां से इतना ही याद रख लें तो आपके लिए सफिशिएंट है बस, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इनके, और लिखा है shear thinning fluid are frequently referred as the pseudoplastic fluids which are typically defined as having no time dependent properties। ये तो फालतू की बात है, आपने अभी कहा कि इंडिपेंडेंट होते हैं तो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी तो होगी ही नहीं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे पॉलीमर सॉल्यूशंस, पॉलीमर सॉल्यूशन होगा एक साथ लिखा होगा, पॉलीमर सॉल्यूशन एक साथ होगा, ठीक है। मोल्टन पॉलीमर्स हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्लूइड्स वगैरह जो होंगे, सस्पेंशन जो है ना, सस्पेंशन लाइक केचप, विप्ड क्रीम होगा, ब्लड होगा, पेंट होगा, नेल पॉलिश होगी, ये सब की सब किसकी तरह से होते हैं, तो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड की तरह होते हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी नेल पेंट के बारे में आप देखो, नेल पॉलिश के बारे में देखें, अगर आप उसको अगर हार्डली प्रेस करके करोगे तो वो फ्लो करती है ना, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम हो गई। अगर आपने शेयर स्ट्रेन रेट बढ़ाया, शेयर स्ट्रेन रेट बढ़ाया तो वो क्या होता जाता है, वो फ्लो करने लगता है। लेकिन अगर आपका शेयर स्ट्रेन रेट कम है तो वो वहीं पर रुक जाता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी तब ज्यादा होती है।
जब आप फोर्स कम लगाते हैं या ये कहें कि स्ट्रेन रेट कम लगाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। जब आप उसके ऊपर फोर्स या आपको शियर स्ट्रेन रेट लगाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ आपका स्यूडो प्लास्टिक। अगला हमारा आ रहा है बिंघम प्लास्टिक। अगला हमारा क्या है, बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक के लिए अगर आपसे बोला जाए कि ये क्या होता है तो हम कहेंगे कि इसमें b इज नॉट इक्वल्स टू 0 और आपके साथ में यहां पर n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। बिंघम प्लास्टिक में b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कौन से होते हैं, द फ्लूइड विच इनिशियली रिक्वायर्स अ सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस, है ना, बिफोर दे स्टार्ट फ्लोइंग। अभी मैंने आपको बताया और आपने भी मुझे कहा कि कुछ फ्लूइड होते हैं जिनमें हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं लेकिन उनमें नो शेयर स्ट्रेन जनरेट, मतलब कोई भी शेयर स्ट्रेन जनरेट नहीं होती। कुछ अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद ही उसमें शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। क्लियर ये बात, ये फ्लूइड के मामले चल रहे हैं, सोम में ऐसा नहीं बोला जाता कभी भी, है ना। तो याद रखना कि हमारे लिए जो फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जिनमें कम से कम कुछ इनिशियल स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी टू स्टार्ट द फ्लोइंग या टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, वो कहलाता है आपका बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। अब इस टाइप के फ्लूइड जो होते हैं, एक बार अगर आपने कुछ उनको इनिशियल स्ट्रेस दे दी, इनिशियल स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। इनिशियल स्ट्रेस को क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस। यहां पर टाउ वाई का टर्म जो है वो भी आता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 कह सकते हैं। और यही आपकी क्या है, यही आपकी यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। और एक बार अगर आपने लगा दिया तो उसके बाद ये कंटिन्यूअसली जो है वो फ्लो बनाए रखता है, ठीक। आफ्टर रेजिस्टिंग द इनिशियल स्ट्रेसेस दैट टाइप ऑफ फ्लूइड बिहेव्स लाइक न्यूटोनियन फ्लूइड। कैसे, इसको समझते हैं। अगर मेरे पास एक ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए मुझे, तो मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करूंगा, देखना जरा। मैं प्लॉट करने वाला हूं एक ग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट करता हूं जिसमें मैं कहता हूं आप लोगों को कि हमारा एक ये वाला कोई फ्लूइड है, तो आप इसको कहते हैं न्यूटोनियन। क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। n की वैल्यू 1 हो जाती है और b की वैल्यू b, या ये कहें कि टाउ वाई जो है 0 है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को मुझे आपको यहां पर शिफ्ट करना है, कहां पर शिफ्ट करना है, यहां पर, है ना। शिफ्ट क्यों किया, मैंने बताया कि हम इस टाइप के भी फ्लूइड को पढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा। और ये कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाता है बिंघम प्लास्टिक। अब बिंघम प्लास्टिक की स्थिति यह है कि अगर मैं इसको इनिशियल बी दे देता हूं, इनिशियल अगर मैं इसको बी दे देता हूं, मतलब कि मैंने यहां पर कुछ इसमें यील्ड स्ट्रेस दे दी इनिशियली, या ये कहें कि टाउ वाई दे दिया, तो उसके बाद जो ये फ्लूइड है वो बिल्कुल डिक्टो कैसे फ्लो करने लगता है, जैसे कि न्यूटोनियन होता है, ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि बिंघम प्लास्टिक जो है वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, वो न्यूटोनियन की तरह बिहेव कर सकते हैं अगर हमने उसको इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड की। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, जैसे आप लोगों को बिंघम प्लास्टिक, जैसे कि आपका टूथपेस्ट में क्या करना पड़ता है, आपको पहले तो टूथपेस्ट को हल्का सा प्रेस करना होता है, लेकिन उसके बाद वो फ्लो करने लग जाता है, ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगता है। वैसे ड्रिलिंग मड होता है, क्ले सस्पेंशन होते हैं, ये सारे जो हैं आपके एग्जाम्पल किसके हैं, तो एग्जाम्पल है बिंघम प्लास्टिक के। सारे एग्जाम्पल पे मैं मार्क कर रहा हूं, अगर मिस भी हो जाता है तो एग्जाम्पल जरूर याद रखें। और ये टर्म यहाँ जो लिखी ये भी ध्यान रखेंगे, इक्वेशन बन सकती है, जो जनरल इक्वेशन दी है उनमें ये वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का। थिक्सोट्रोपिक के पहले हम लोग ना रियोपेक्टिक पढ़ेंगे, रियोपेक्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। रियोपेक्टिक फ्लूइड कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे रियोपेक्टिक फ्लूइड हमने अभी बनाया, किसी भी तरीके से देख सकते हैं उसको, रियोपेक्टिक फ्लूइड को आप, अरे ठीक, ये रहा था आपका रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है। इसीलिए मैं इसको पहले ले रहा हूं कि नीचे से ऊपर जब हम चल रहे हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता रहे। क्या मैं रियोपेक्टिक को इस तरीके से बना सकता हूं कि ये मेरा रहा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा वाई एक्सिस, और इससे ऊपर कुछ मेरा ये जो बनेगा, ये बनेगा रियोपेक्टिक का ग्राफ। इसमें इनिशियल क्या आना चाहिए, इसमें इनिशियल यील्ड स्ट्रेस भी आना चाहिए, इसका जो स्लोप है इट इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और इसके अंदर b की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना
चाहिए, ठीक है। सिमिलर टू डायलेटेंट, लेकिन डायलेटेंट में बी नहीं था, यहां बी आएगा। दिस फ्लूइड बिकम मोर विस्कस ओवर टाइम व्हेन कांस्टेंट शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड, ठीक है। वहां पर भी हमने थिकनिंग की बात की थी, यहां पर भी हम थिकनिंग की बात करेंगे, लेकिन एक बात है कि इसमें इनिशियल स्ट्रेस आपको देना पड़ेगी, उसके बाद ये कैसे बिहेव करने लगते हैं, तो ये शियर थिकर या इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, और आपको जब शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। When a force is applied continuously, the fluid's viscosity increases over time, making it harder to flow. आपको अभी बोला था, आप देखेंगे अभी कि हम लोगों ने जो डायलेटेंट लिखा था वहां भी विस्कोसिटी को, वहां पर भी हमने विस्कोसिटी जो था उस विस्कोसिटी का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी बताया था, या ये कहा था कि विस्कोसिटी भी बढ़ेगी अगर हम लोग कंटिन्यूअसली क्या करते जाते हैं, टाइमली उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस लगाते जाते हैं। ज्यादा ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, अगर उस पर स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेन रेट अगर करेंगे, स्ट्रेन रेट अगर बढ़ाएंगे तो इसका विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी मतलब थिक होता जाएगा, इसलिए इसको आप बोल देते हैं थिक हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल क्या क्या होंगे, तो जैसे लिखा हुआ है कॉस्मेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, लुब्रिकेंट को अगर आप लगातार लगातार यूज करते जाएंगे तो वो लुब्रिकेंट जो है वो थिक हो जाता है। जिप्सम पेस्ट आप देखेंगे कि जो हमारा नॉर्मल केस में देखेंगे कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जब उसको ज्यादा फैलाते हैं तो वो हार्ड होते जाता है, ठीक है। और आपके फूड वगैरह में ये रियोपेक्टिक नाम आता है। एंड लास्ट इज योर थिक्सोट्रोपिक, जो हमारे ग्राफ है उसमें आखिरी आपका थिक्सोट्रोपिक, ग्राफ में थिक्सोट्रोपिक, उसके बाद में एक टाइप का और बताऊंगा आगे चल के। तो थिक्सोट्रोपिक क्या होते हैं, ये थोड़े से किस टाइप के हो जाएंगे, तो जैसे आपने अभी स्यूडोप्लास्टिक पढ़ा था उस टाइप का थोड़ा सा मिलेगा, और ये कैसे होते हैं, तो ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। स्यूडोप्लास्टिक को आपने थीनिंग कहा था, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, थीनिंग हो रही है, इसमें भी क्या हो रही है, थीनिंग। अगर इसके लिए लिखें तो यहां पर b जो है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, और n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, तो n का मतलब होता है यहां पर कि इसकी पावर जो है वो -1 आएगी, स्लोप जो है -1 सॉरी लेस देन 1 आएगी, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट एज द टाइम ऑफ द स्ट्रेस इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ द, हाँ मतलब एक्चुअल में वो बोल रहा है ज्यादा समय तक, सो डज देयर विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी भी बढ़ती है। विस्कोसिटी क्या हो जाती है, अरे 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 विस्कोसिटी कम, फ्लो रेजिस्टेंस, गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड्स व्हेन शेकन, swelled, disturbed or otherwise stressed, the fluid become less viscous, thinner or flow more easily। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, टाइम ऑफ स्ट्रेस या रेट ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज, ऐसे देखो, चलो रेट ऑफ द स्ट्रेस इंक्रीजेस, their viscosity decreases, विस्कोसिटी इनकी डिक्रीज होती है ना, हाँ विस्कोसिटी डिक्रीजेस, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे उसको, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, तो योगर्ट है हमारा, पीनट जो बटर होता है वो है, पेंट हो जाते हैं, केचप्स हो जाते हैं, प्रिंटर इंक हो जाती है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये तो आपके पांचों टाइप के हो गए, लेकिन अब एक टाइप का और फ्लूइड आपको अलग से पढ़ना है, विच इज विस्को इलास्टिक फ्लूइड। विस्को इलास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं, है ना, ये उस डायग्राम में नहीं बना हुआ है, हाँ एग्जाम्पल में हर कोई कंफ्यूज होगा, क्योंकि आप लोगों ने पेंट और ये तो पहले भी पढ़ लिया ना, केचप का नाम पहले आ चुका है, पेंट हो चुका है, ये नाम पहले भी आ चुके हैं, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, लेकिन पता है क्या है, 3-4 एग्जाम्पल जो हर किसी के 2-2 3-3 एग्जाम्पल है, उनको अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद रखने के लिए बैठोगे ना, जैसे प्रॉपर्टी जो होती है उनकी कि वो टाइम के साथ में थिक हो रहे हैं या थिन हो रहे हैं, शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहां पर आपको ये चीजें फिर याद हो जाती है थोड़ी। हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लेकर आए और आपने पेंट कहा या केचप कहा, तो ये हो सकता है कि दूसरे का एग्जाम्पल हम आपको ये बोल दें, तो होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। विस्को इलास्टिक, एक टर्म वो लिखी हुई है जो फ्लूइड में आ रही है ना, एक टर्म वो लिखी हुई है जो कहां आ रही है, फ्लूइड में आ रही है, एक टर्म वो लिखी हुई है जो हमारे सॉलिड में आती है। ये किसकी टर्म है, विस्को फ्लूइड की टर्म है, ठीक है।
और इलास्टिक किसकी टर्म है? इलास्टिक टर्म आ रही है हमारी सॉलिड्स में। तो एक ऐसा कोई सॉलिड है क्या? तो पढ़ते हैं, देखिए, these fluid partially return to their original shape after deformation where the applied force when the applied force is released या applied stress is released। समझ में आई? अगर मान लीजिए आपने ऐसा एक फ्लूइड लिया जिसपे आपने कोई स्ट्रेस लगाया और वो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, ये तय बात है। अगर डिफॉर्मेशन से वापस वो आ जाता है अपने ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, डायमेंशन में आ जाता है, देन इट इज नोन एज विस्को इलास्टिक फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? विस्को इलास्टिक फ्लूइड। ठीक है, विस्को इलास्टिक फ्लूइड जो होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। अगर दोनों प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कैसे? दे आर विस्कस लाइक फ्लूइड्स एंड दे आर इलास्टिक लाइक सॉलिड्स। ठीक है, तो आपके लिए ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं एंड दे बिहेव लाइक लिक्विड अंडर स्ट्रेस। कैसे बिहेव करते हैं? स्ट्रेस के अंडर में लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं एंड डिफॉर्म एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप लाइक अ सॉलिड, है ना, डिफॉर्म एंड वापस रिटर्न आ जाते हैं अपने ही ओरिजिनल शेप में सॉलिड की तरह। इसके एग्जांपल अगर देखें कहीं पर, तो अब देखो आप, कहीं पर आपने ब्लड पढ़ा तो ब्लड यहां पर भी आ गया, पेंट पढ़ा, पेंट यहां पर भी आ गया, और कई सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड जो होते हैं हमारे, वो बिहेव करते हैं किसकी तरह? तो विस्को इलास्टिक फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर? चलिए, तो जितना भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो मैंने टाइप्स ऑफ फ्लूइड आपको बता दिए हैं। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं जिसका नाम है आपका बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। पहले बल्क मॉड्यूलस को करते हैं, देन कंप्रेसिबिलिटी को समझते हैं कि क्या होती है। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? तो इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर। क्या लिखा है यहां पर? ध्यान से देखें, चेंज इन प्रेशर टू द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन द प्रेशर और द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो है चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखने वाले हो आप लोग, आप लोगों ने सोम में बहुत लिखी है। आप क्या लिखोगे? चेंज इन वॉल्यूम, है ना, चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, यही लिखोगे। तो आपने चेंज इन वॉल्यूम लिखा डीवी, क्या लिखा? डीवी, और ओरिजिनल वॉल्यूम लिखा वी। चेंज इन वॉल्यूम को डीवी से रिप्रेजेंट किया और वी किससे? ओरिजिनल वॉल्यूम, ये लिख दिया। जब आप इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो आपको यहां पर बल्क मॉड्यूलस कैसे डिनोट करते हुए दिखाई दे रहा है? प्रेशर के लिए लिखा डीपी, चेंज इन प्रेशर इज डीपी टू दी चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है आपका हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात है ना। तो आपके लिए ये बन गया बल्क मॉड्यूलस। क्या बन गया? बल्क मॉड्यूलस। अब देखो जरा ध्यान से, अगर बल्क मॉड्यूलस में हम लोग यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट, यूनिट्स नहीं लिखा इसके लिए, यूनिट की बात करेंगे सबसे पहले। तो यार इसकी यूनिट कैसी होगी? जैसी की प्रेशर की होगी। यूनिट क्या होगी इसकी? जो प्रेशर की होगी। क्यों प्रेशर की यूनिट? जब आप K इक्वल्स टू लिखते हैं, K इक्वल्स टू डीपी बाय, मैं माइनस कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बाद में रीजन बताता हूं माइनस क्या है, कारण से आ रहा है यहाँ, डीपी बाय डीवी बाय डीवी, डीवी बाय वी। तो इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब्स, इसकी वॉल्यूम की यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब्स, और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बल्क मॉड्यूलस की यूनिट जो होगी वो कौन सी यूनिट होगी? जो प्रेशर की यूनिट होती है। बल्क मॉड्यूलस की यूनिट प्रेशर की यूनिट होती है। यहां पर भी वही टर्म लिखा है, वेयर डीपी इज द चेंज इन प्रेशर कॉजिंग द चेंज इन वॉल्यूम, डीवी व्हेन द ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी। ये तो केवल इसको डिफाइन किया है, यूनिट्स में यहां पर लिखा है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज ऐसे कर सकते हैं, यू नो कि हमारा जो वॉल्यूम होता है उसका एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, यू से मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी? अगर ऐसा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा? मास तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मैं जहां पर डीवी लिखा है, डीवी की जगह में चेंज कर लिख दूंगा डी रो, और जो आपका वी है उसकी जगह में लिख दूंगा रो। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा डीवी बाई डी रो, डीवी बाई वी इज डी रो बाई रो बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको किसके टर्म में बता सकते हैं? हम इसको डेंसिटी के टर्म में भी बता सकते हैं।
और जरा आप देखें कि जब आप कंप्रेस करते हैं, जब आप वॉल्यूम कम करते हैं, तो वॉल्यूम कम करते हैं तब डेंसिटी बढ़ जाती है, सो दैट यहां पर ये जो माइनस था वो माइनस यहां गायब हो गया है अगले वाले डायग्राम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी इसको और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, कोई बॉडी है, 3D बॉडी बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये रही हमारी एक 3D बॉडी। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया, क्या लगाया, इसके ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया, चारों तरफ से आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ये है ना, और आप कहेंगे कि थोड़ी देर बाद ये बॉडी जो है वो क्या कर गई, श्रिंक कर जाती है। सर ये बॉडी क्या करती है, श्रिंक कर जाती है। एक काम करें, अलग से बना के लगा देता हूं। ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है ना, ये वाली बॉडी थी, इस पे आपने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। और अल्टीमेटली जो है ये कुछ देर बाद हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। देखिएगा जरा, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपको ये बॉडी यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो बताइए मुझे, अगर मैं कहूं कि पहले इसका इनिशियल वॉल्यूम V था और थोड़ी देर बाद अगर मैं कहूं आपको कि इसका वॉल्यूम जो है वो यहां रह गया V1, कितना रह गया, या V इनिशियल और फाइनल कर लेते हैं, इनिशियल और फाइनल अगर हम लिख लेते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, dV जो होगा वो क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसलिए इसका ये वाली क्वांटिटी जो है ये कम है और इनिशियल वाली क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डीवी क्या आया, नेगेटिव। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इसकी अगर डेंसिटी जो है, ये वाली डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी है और ये वाली डेंसिटी जो है ये फाइनल डेंसिटी है, तो जब चेंज इन डेंसिटी निकालेंगे, तो आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल वाली वैल्यू बड़ी होने की वजह से ये आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। शायद ये बात, आप उम्मीद करता हूं कि यहां पर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपने जब बल्क मॉड्यूलस में चेंज इन वॉल्यूम देखा तो वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और चेंज इन डेंसिटी अगर देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो यहां पर माइनस डेंसिटी के टर्म में जब लिखते हैं तो माइनस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल एक टर्म और होती है, 2-5 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा। रेसिप्रोकल देखेंगे तो वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। इसको आप बीटा से डिनोट कर सकते हैं या इसको आप सी से डिनोट कर सकते हैं। ज्यादा यूज होता है बीटा, अगर देखेंगे तो बीटा ज्यादा यूज होता है। कंप्रेसिबिलिटी, इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं बीटा को, इज द मेजर ऑफ अ इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वॉल्यूम चेंज। इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वॉल्यूम चेंज का मतलब डेल वी बाई वी समझ लीजिए, या डीवी बाई वी समझ लीजिए, है ना। ये रिलेटिवली वॉल्यूम चेंज की बात जब कर रहा है तो ये है ऑफ फ्लूइड एज रिस्पॉन्स टू द प्रेशर। आपने प्रेशर लगाया और उसके जो वॉल्यूम में चेंज हुआ उसी को आप बोल रहे हैं ये इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम चेंज। ठीक है, और इसको हम लोग जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो वी कैन राइट दिस बीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन वी डीवी बाई डीपी। इज दिस बीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या था आपके लिए, ये बीटा था, ये क्या था, बल्क मॉड्यूलस था, ये है बल्क मॉड्यूलस, और ये क्या है, तो ये है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो यूनिट्स भी इसकी क्या हो जाएंगी, सब अपोजिट हो जाएंगी। और लास्ट पॉइंट जो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है, तो बल्क मॉड्यूलस जो होता है ये लिक्विड का केवल डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पर, है ना। बल्क मॉड्यूलस इंक्रीज करता है अगर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर के साथ में देखेंगे तो लिक्विड का ये इंक्रीज होता है। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक, वेरिएशन। क्लियर है ये बात। इसके बाद आपकी एक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो बची है, उसका नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी तो और चलती रहेगी, लेकिन सरफेस टेंशन बड़ी प्रॉपर्टी है। मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास जो है सरफेस टेंशन में निकलेगी, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। लेकिन इस सैटरडे को इसका एफएम का अभ्यास सेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका कंटेंट थोड़ा कम हुआ है अभी। जब आपके 2-3 वीक हो जाएंगे तब आपको न्यूमेरिकल लगाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।
समझ में आ रहा है आदित्य? ठीक है, ओके, चलिए, ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक यू।